नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ओबीसी के लिए है, वैसा ही कोई कॉन्सेप्ट हम एससी एसटीज के लिए ला सकते हैं, ताकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजर्वेशन किसी एक पर्टिकुलर फैमिली के पास ना रह जाए। तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ बताई है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके ऊपर लेजिस्लेशन लाया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कोई लॉ नहीं ला सकता, नहीं तो वो जुडिशियल ओवररीच कहलाएगा। काम ये पार्लियामेंट का है, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तृत तौर से। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकारों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण कोटे को उपविभाजित करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के बारे में कहा है, ताकि लाभों को एक विस्तृत तौर से यूनिफॉर्मली हम बांट सकें। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ओबीसी में लाया गया था, ताकि ऐसे पर्टिकुलर ओबीसीज जो कि ऑलरेडी सोशली तो नहीं बट इकोनॉमिकली बेहतर कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसी पोजीशन पा ली है जो बेसिकली उनकी जनरेशन और आने वाली जनरेशन्स को हेल्प कर देगी, वो इनकम के बेसिस पे और पोजीशन के बेसिस पे अलग रखे जा सकते हैं। जनरली उनको जनरल्स की तरह ट्रीट किया जाता है व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग जॉब्स। बट नॉन क्रीमी लेयर वो लेयर है जो बेसिकली इनसे मतलब जो क्रीमी ओबीसी लेयर वाले से अलग होती है व्हेन इट कम्स टू इनकम एंड पोजीशन बोथ, ठीक है। तो इस निर्णय के सटीक कार्यान्वयन के साथ कई मुद्दे हो सकते हैं। विशेष रूप से क्रीमी लेयर वाले भाग के साथ यह आरक्षण पर भारत के समृद्ध न्याय शास्त्र के लंबे इतिहास में एक कदम आगे है। पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में न्यायालय का बहुप्रतीक्षित निर्णय आया था। राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों की उपवर्गीकृत करने की अपनी शक्ति पर सीमाओं से खुद को मुक्त करने के लिए 20 साल लंबे कानूनी संघर्ष का समापन था। अब विवाद का मुद्दा संविधान के अनुच्छेद 341। अब ये पूछा जा सकता है आपके यूपीएससी के एग्जाम में कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिससे ये संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 341 की सही व्याख्या थी, जो राष्ट्रपति को पूरे देश में अनुसूचित जातियों के रूप में मानी जाने वाली जातियों की सूची अधिसूचित करने का अधिकार देता है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने उप कोटा बनाने का उद्देश्य से इस श्रेणी को उप विभाजित करने की मांग करने वाली किसी भी नीति को गैर कानूनी घोषित किया। ईवी चिन्नैया मामले में पीठ ने सर्वसम्मति के अनुच्छेद 341 का एक अति तकनीकी दृष्टिकोण लाया। पीठ ने माना कि राज्यों के भीतर विविध सामाजिक भूगोल में सभी अनुसूचित जातियां एक समरूप वर्ग थीं, जिन्हें उपविभाजित नहीं किया जा सकता था। क्रीमी लेयर का तात्पर्य क्या होता है? मतलब सुनते तो हम बहुत है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ये होता क्या है? देखो, क्रीमी लेयर की अवधारणा 1992 के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले से उत्पन्न हुई। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर वीपी सिंह सरकार ने 13 अगस्त 1990 को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी आरक्षण के लिए सिविल पदों और सेवाओं में 27% आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसे इंदिरा साहनी और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 16 नवंबर 1992 की जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाली 9 जजों की एक बेंच आई। उसने ओबीसी को 27% आरक्षण को बरकरार रखने के लिए कहा, बशर्ते कि क्रीमी लेयर का ओबीसी या ओबीसी में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अधिक उन्नत लोगों को इससे बाहर रखा जाए। बेसिकली मेरिट और रिजर्वेशन दोनों को ही हमें एक तरह से बैलेंस करना था। 50% से अधिक रिजर्वेशन ना मिले किसी को, ये इंदिरा सोहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश कर दिया था। तभी आप देखते हैं जब भी कोई पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर स्टेट में एक्सेसिव आरक्षण देने की बात होती है, तो इंदिरा सोहनी केस को बार बार कहा जाता है, बार बार लाया जाता है। क्रीमी लेयर उपवर्गीकरण या उपवर्गीकरण से के समान नहीं है। उत्तरार्ध विभिन्न सामाजिक, आर्थिक या अन्य मानदंडों के आधार पर आरक्षित श्रेणी जैसे शेड्यूल कास्ट के समुदाय जातिवार विभाजन को संदर्भित करते हैं। हालांकि क्रीमी लेयर एक निश्चित जाति समुदाय के लोगों के समूह को संदर्भित करता है, जो कुछ मानदंडों के आधार पर बाकी लोगों की तुलना में बेहतर स्थिति में है।
अगर ओबीसी की बात करें तो यहाँ कैसे पहचाना जाता है? क्रीमी लेयर के निर्धारण का तर्क सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रामनंदन प्रसाद की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा दिया गया था। ये नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्रीमी ओबीसी, नॉन क्रीमी ओबीसी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं पूजा खेड़कर केस की वजह से। तो इसी वजह से आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कमिटी जुड़ी हुई है। इसका गठन इंदिरा साहनी फैसले के बाद किया गया, ये भी याद रखिएगा। समिति ने 10 मार्च 1993 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके आधार पर 8 सितंबर को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने उन लोगों की 6 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया। वैसे लोग कौन लोग हैं जो क्रीमी लेयर में आते हैं? जो संवैधानिक या वैधानिक पद संभालते हैं, केंद्र एवं राज्य सरकारों में ग्रुप ए एवं ग्रुप बी अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं संवैधानिक निकायों, विश्वविद्यालयों में कर्मचारी हैं, सशस्त्र बलों में कर्नल और उससे ऊपर तथा अर्धसैनिक बलों में समकक्ष हैं, डॉक्टर, वकील, प्रबंधन सलाहकार, इंजीनियर आदि पेशेवर हैं, कृषि भूमि या खाली भूमि और या भवन वाले संपत्ति मालिक तथा आय संपत्ति पर निर्धारण करता है। क्रीमी लेयर में 2 व्यापक श्रेणियां शामिल हैं। संवैधानिक पद पर बैठे लोग के अलावा वे लोग जिनके माता पिता सरकारी सेवा में हैं या थे, दोनों, और वे लोग जिनके माता पिता निजी क्षेत्र में काम करते हैं या करते थे। बात के लिए क्रीमी लेयर का निर्धारण उनके माता पिता की आय के आधार पर होता है, जबकि पहले के लिए निर्धारण रैंक के आधार पर होता था। मूल रूप से आय सीमा 1 लाख रुपए प्रति वर्ष तय की गई थी। अब जिसके तहत हर 3 साल में इसके आंकड़े को संशोधित किया गया। हालांकि 2017 के बाद से जब सीमा को 8 लाख रुपए तक अपडेट किया गया था, तब से कोई संशोधन नहीं हुआ है। यानी कि अगर किसी ओबीसी की आय जो है 8 लाख पर एनम है और उससे अबव है तो उसको क्रीमी लेयर में रखा जाएगा। 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आय सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने की सिफारिश की थी। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई जजमेंट नहीं आया है, ना कोई चेंजेस आए हैं। सरकारी सेवा में काम करने वाले बच्चों के लिए या तो माता पिता ग्रुप ए अधिकारी हों के रूप में भर्ती हो रहे हों या 40 वर्ष की आयु से पहले पदोन्नति के माध्यम से ग्रुप ए बन चुके हों, ग्रुप ए में अधिकारी बन चुके हों। माता पिता दोनों के ग्रुप बी अधिकारी होने पर भी कोई व्यक्ति क्रीमी लेयर में आ जाता है। इसी तरह सेना में कर्नल या उच्च रैंक वाले और नौसेना और वायुसेना में समकक्ष रैंक वाले बच्चों के बच्चे भी क्रीमी लेयर में आते हैं। केंद्र सरकार ने इस मानदंड की समीक्षा के लिए मार्च 2019 में पूर्व डीओपीटी सचिव बीपी शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, लेकिन इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई। एससी और एसटी के बीच क्रीमी लेयर का निर्धारण कैसे किया जा सकता है? अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई कास्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में शेड्यूल्ड कास्ट हो तो वो दूसरे में भी होगी। तो यहाँ पे बेसिकली किन बेसिस पे यहाँ पे हम वर्गीकरण कर सकते हैं क्रीमी नॉन क्रीमी का? न्यायमूर्ति गवई ने क्या कहा है कि सकारात्मक कार्रवाई के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से क्रीमी लेयर को बाहर करने के मानदंड अन्य पिछड़ा वर्गों पर लागू मानदंडों से अलग हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित मानदंड प्रदान से परहेज किया है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल ने एक संभावित मानदंड का संकेत दिया है जिसका उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज या किसी अच्छे शहरी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे की तुलना ग्रामीण स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे से नहीं की जा सकती है और उसे एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ओबीसी की तुलना में शेड्यूल कास्ट क्रीमी लेयर का मुद्दा अधिक जटिल है। सकारात्मक कार्रवाई के लाभों के बावजूद क्या जाति के ऐतिहासिक अन्याय को मिटाया जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आज हम उन्हें रिजर्वेशन दे देते हैं तो क्या जो उनके साथ ऐतिहासिक रूप से या रिजर्वेशन नहीं देते हैं, ऐतिहासिक रूप से जो उनके साथ दुर्घटना हुई है ये कास्ट सिस्टम के अंतर्गत हो, क्या वो मिट जाएगी? ओबीसी के लिए आर्थिक और सामाजिक मानदंड शायद पिछड़ेपन से ऊपर की ओर बढ़ने की अनुमति देते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में अंतिम निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि क्रीमी लेयर अपवाद बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, और यदि बनाया जाए तो किस बेसिस पे बनाया जाए और कैसे उसको मेजर किया जाए। उन्हें संभवतः ओबीसी आरक्षण के लिए न्यायमूर्ति RN प्रसाद समिति की तर्ज पर एक समिति गठित करनी होगी। अनुसूचित जाति सूची में शामिल सभी जातियों के साथ सामान्य व्यवहार की बात की है।
संविधान का अनुच्छेद 341 एक राष्ट्रपति को किसी राज्य में जातियों, नस्लों या जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति देता है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियां मानी जाएंगी। ऐसी अधिसूचना के बाद अनुच्छेद 341(2) में कहा गया है कि केवल संसद ही किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकता है। ईवी चनैया मामले में न्यायालय ने कहा कि एससी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में उनके लिए समान लाभ की परिकल्पना की गई है, भले ही धन से वो थोड़े आगे हो गए हों। हाल ही के फैसले में सीजीआई चंद्रचूड़ ने इसे खारिज भी कर दिया है। इन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ जो वास्तव में मौजूद नहीं है लेकिन कानून के उद्देश्य के लिए वास्तविक और मौजूदा माना जाता है। अनुसूचित, अगर हम बात करें, अनुसूचित जाति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो संविधान के लागू होने के पहले अस्तित्व में थी। ये तो संविधान के लागू होने के बाद से आई है। इसलिए मान्यता दी गई है कि ताकि सूची में शामिल समुदाय को लाभ प्रदान किया जा सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस कानूनी कल्पना को यह दावा करने के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता कि अनुसूचित जातियों के बीच में कोई आंतरिक मतभेद नहीं है। उपवर्गीकरण के मापदंडों के बारे में क्या कहा है, यानी कि वर्गीकरण तो एक चीज़ है, उसके अंदर जो उपवर्गीकरण करते हैं वो कैसे होगा। बहुमत की राय ने राज्यों के लिए उपकोटा तय करने की तरीके पर सख्त सीमाएं भी तय की हैं। राज्यों को व्यापक सुरक्षा की आवश्यकता को प्रदर्शित करना होगा। अनुभव जन्य साक्ष्य लाना होगा, यानी कि एविडेंस बेस्ड रिसर्च लानी होगी। उप समूह को वर्गीकृत करने के लिए उचित तर्क रखना होगा और इस तर्क का आगे न्यायालय में परीक्षण भी किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रेखांकित किया है कि सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व का कोई भी रूप प्रभावी प्रतिनिधित्व के रूप में होना चाहिए, ना कि केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्व। भले ही अनुसूचित जाति समुदाय का प्रतिनिधित्व केवल संख्या के आधार पर पर्याप्त रूप से किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें राज्यवार प्रमुख आदिवासी एवं दलित समुदाय, महाराष्ट्र में बात करें अगर हम, तो 3 दर्जन से अधिक एससी समुदाय हैं, जिसमें महाड़, मातंग सबसे प्रमुख हैं। महाड़ सामाजिक राजनीतिक रूप से सक्रिय है और उनकी साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। 1956 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बाद बड़ी संख्या में महार समुदाय के लोग ने बौद्ध धर्म अपनाया। मातंग दूसरा सबसे बड़ा शेड्यूल कास्ट समुदाय है। गोंड विदर्भ क्षेत्र में, विशेषकर गढ़चिरौली और चंद्रपुर जिलों में, और भील जो उत्तरी महाराष्ट्र में नंदुरबार, नासिक और धुले जिले में केंद्रित है, 2 सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ 59 अनुसूचित जनजातियाँ हैं, माफ़ कीजिएगा जातियाँ हैं। मेघवाल सबसे बड़ा अनुसूचित जाति समुदाय है जो पूरे राज्य में फैला हुआ है। मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर की सीमावर्ती जिलों में है। बैरवा और जाटव पूर्वी राजस्थान में है। मीणा सबसे प्रभावशाली जनजाति है। देश भर में पुलिस और नौकरशाही के समुदाय में ये समुदाय महत्वपूर्ण रखता है। भील, जिनमें से कुछ खुद ही को हिंदू नहीं मानते हैं, या बंसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में प्रभावशाली हैं। ओडिशा की बात करें तो राज्य की जनसंख्या में आदिवासी 22.85% है और भारत की जनजातीय जनसंख्या में 9.17% है। राज्य में 62 जनजातियां और 13 अन्य आदिम जनजातियां हैं। खोंड संख्यात्मक रूप से सबसे बड़ी है। वे ज्यादातर दक्षिणी ओडिशा के रायगढ़, कंधमाल, कालाहांडी, कोरापुट जिले में रहते हैं। संथाल दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, उसके बाद गोंड है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये राज्य की 2.55 करोड़ आबादी में एसटी की संख्या 30% से अधिक है। 43 आदिवासी समुदायों में गोंड सबसे बड़े प्रभावशाली जनजाति हैं। इसके बाद कवार या कंवर है और फिर ओरांव है। 2011 की जनगणना के अनुसार 44 अनुसूचित जाति समूह राज्य की आबादी का 12.57% हिस्सा रखते हैं। अनुसूचित जातियों में सबसे बड़ा समूह दलित आबादी का 70% से अधिक का हिस्सा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य की आबादी में अनुसूचित जाति के लोग की संख्या करीब 15.6% है। सबसे बड़ा दलित समूह के सदस्य जो अनुसूचित जाति समुदाय की संख्या का 47% से अधिक का हिस्सा रखते हैं। एसटी की आबादी 21% है। भील सबसे बड़ा समुदाय है यहाँ पे, जो आदिवासी आबादी का 39% से ज़्यादा है। फिर उसके बाद गोंड आता है। राज्य की एसटी आबादी का लगभग 1/3 है। अब आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। संविधान का अनुच्छेद 341(1) राष्ट्रपति को किसी राज्य में जातियों, नस्लों या फिर जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 341(2) में कहा गया है कि केवल संसद ही किसी भी जाति,
नस्ल या जनजाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकता है। तो आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्टेइंग इन द क्लास, एंड इससे आपको मेंस के आंसर राइटिंग में भी बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, स्टे अपडेटेड।